रिपोर्ट देखिए। उलझती जा रही नीट पेपर लीक की गुत्थी। मुख्य आरोपी की कब होगी गिरफ्तारी? नीट पेपर लीक में कितने किरदार? नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे कांड की गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही है, जिसे सुलझाने के लिए सीबीआई बिहार और झारखंड सहित देश के कई राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है। ये मामला इतना पेचीदा हो गया है और इसमें इतने किरदार सामने आ गए हैं, जिसकी एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि पेपर लीक पर अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके। भले ही पेपर लीक कांड का केंद्र बिहार और झारखंड है, लेकिन इससे करीब 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस पर अब दिल्ली तक राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार भी इसकी गंभीरता को अच्छे तरह से समझ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब लोकसभा में अभिभाषण देने पहुंची तो उन्होंने भी नीट पेपर लीक का जिक्र किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में बंद चिंटू और मुकेश को 7 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है, क्योंकि यही वो दो शख्स हैं जिसे संजीव मुखिया ने व्हाट्सएप पर पेपर भेजा था और इन दोनों ने उसका प्रिंट निकालकर अलग अलग लोगों को भेजा था। नीट पेपर लीक का पूरा नेक्सस हजारीबाग से जुड़ा है। यही वजह है कि सीबीआई के निशाने पर हजारीबाग का वो ओएसिस स्कूल है जहां से ये पूरा पेपर लीक हुआ। यही वजह है कि सीबीआई ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक से करीब 20 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की दबिश हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कल से ही सीबीआई की टीम की अगर बात की जाए तो पूछताछ जो है वो ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे लगातार की जा रही है और करीब रात भर अगर कहा जाए तो चरही गेस्ट हाउस में उन्हें रखने के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर उन्हें लेकर ओएसएस स्कूल पहुंची है, जहां सीबीआई के अधिकारी भी इस वक्त प्रिंसिपल चैम्बर में मौजूद हैं और साथ में प्रिंसिपल भी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्कूल जो अमूमन सामान्य काल होता है उस अनुसार चल रहा है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारियों के द्वारा कई दस्तावेजों और कुछ डिजिटल साक्ष्यों को भी जब्त किया गया, जिसे सील बंद कर अपने साथ सीबीआई के अधिकारी ले गए और उसके बाद फिर एक बार सीबीआई की टीम जो है वहां से लेकर जो ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल है उन्हें लेकर यहाँ पर पहुंची है ओएसएस स्कूल में। और फिलहाल जो प्रिंसिपल चैम्बर है जो हम आपको सामने एकदम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे की नजरों से कि उसी चैम्बर में फिलहाल इस वक्त सीबीआई के अधिकारी और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, जहां फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ आगे आता है, लेकिन कई तरह की जानकारियां जो है वर्तमान में सामने आ रही है और उन तमाम जानकारियों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो सीबीआई के ऑफिसर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ के बाद सीबीआई उन्हें स्कूल भी लेकर गई और वहां भी लंबी पूछताछ चली।
देखिए, कल जिस तरीके से सीबीआई की टीम की इसी स्कूल में जो है वो जांच चल रही थी, प्रिंसिपल से कई तरह के पूछताछ किए जा रहे थे। उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल सहित जो है कई यहाँ के विद्यालय के कर्मियों को गेस्ट हाउस लेते जाया गया, जहां पर कई तरह की पूछताछ चली, रात में भी चली है और अभी पुनः जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि जहां एक तरफ प्रिंसिपल की जो है वो पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो यह विद्यालय जो है वो सामान्य रूप से अभी भी चल रहा है। वो बच्चे जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर हम इस पूरी जांच की बात कर ले तो जो सीबीआई की टीम है उनको कई जो है इलेक्ट्रिक जो है वो उपकरण हाथ लगे हैं, कई पेन ड्राइव बताए जा रहे हैं, लैपटॉप बताए जा रहे हैं। वहीं जो सीबीआई की टीम पहुंची हुई अभी अंदर जो है दो कार वाहन लगे हुए, उसी से अभी सीबीआई की टीम पहुंची है। उसके साथ ही जो है प्रिंसिपल को भी साथ लाया गया है। गौरतलब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार इतने लंबे समय से सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें से क्या कुछ सीबीआई टीम को एविडेंस हाथ लग पाते हैं और आगे की जो कार्रवाई है क्या कुछ हो पाती है। सीबीआई की पूछताछ में स्कूल के प्रिंसिपल ने जो कुछ बताया और जब उसकी एक एक कड़ी को जोड़ा गया तो सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि इस पूरे पेपर लीक कांड के पीछे स्कूल प्रबंधन का बड़ा हाथ है। सीबीआई के रडार पर इस पेपर लीक कांड से जुड़े एक एक व्यक्ति पर नजर है और जो लोग संदेह के घेरे में हैं, उन सभी से पूछताछ या तो हो चुकी है या फिर जल्द ही उनसे पूछताछ होगी। इस लिस्ट में ब्लू डार्ट के स्टाफ से लेकर उस ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ होगी जो परीक्षा के दिन बैंक से पेपर को लेकर ओएसिस स्कूल तक पहुंचे थे और सीबीआई ने इन दोनों को ट्रैक भी कर लिया है। सीबीआई ने अब तक जिन भी लोगों को अरेस्ट किया है, ये सब वो लोग हैं जो इस पूरे मामले में पेपर इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे और इन्हीं लोगों की कड़ी से कड़ी मिलाकर सीबीआई पेपर लीक कांड की बड़ी मछली तक पहुंचना चाह रही है ताकि इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। इस पूरे मामले में अहम कड़ी बन चुका संजीव मुखिया अब तक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस अलग अलग राज्यों की खाक छान रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि संजीव मुखिया फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर नेपाल भाग गया है और पिछले कई दिनों से वो वहीं पर छिपा हुआ है। ऐसे में सीबीआई उसकी गिरफ्तारी के लिए नालंदा स्थित उसके घर भी गई और कई लोगों से पूछताछ भी की। ये पूरी गुत्थी संजीव मुखिया पर आकर अटक गई है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना काफी मुश्किल लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से ओम प्रकाश और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बिहार के पुलों की कहानी सुनाते हैं। आखिर क्यों बिहार में पुल या तो बनने से पहले गिर जाते हैं या फिर बनने के कुछ साल बाद ही। कभी पूरा होता हुआ पुल गिर जाता है तो कभी अध बना हुआ पुल धंस जाता है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार की जनता को होती है, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद पुल से नदी पार करने का सपना पूरा होता दिखता है, लेकिन उतनी ही जल्दी यह सपना टूट भी जाता है। अजब बिहार की गजब कहानी। बिहार के पुलों पर भरोसा नहीं है भाई। लागत ज्यादा, उम्र कम, यही है पुलों की कहानी। अजब बिहार है, गजबे बिहार है। मौज में अधिकारी, जनता लाचार है। अररिया हो चाहे सुपौल, सिवान हो चाहे भागलपुर, सब जगह की एक ही कहानी।
काहे कि अब बिहार की जनता कह रही है कि उनको बिहार में बने पुल पर चढ़ने से डर लगता है। भरोसा नहीं है भाई कि कब कौन सा पुल नदी में समा जाए, या हो सकता है कि कोनो पुल का पाया ही धंस जाए। पता नहीं कब पुल पर गाड़ी चलाते चलाते नदी के अंदर गाड़ी चलाने की नौबत आ जाए। जनता कह रही है भाई पुल तो बनता है, लेकिन पता नहीं ठेकेदार साहब उसमें कौन सा मटेरियल मिलाते हैं कि 5-6 साल में ही पुल भरभरा कर गिर जाता। अब ये तो कुछ दिन पहले अररिया के बकरा नदी में नया बन रहा पुल गिरा था, उसका मरम्मत भी नहीं हुआ कि अब किशनगंज में पुल गिर गया। ये देखिए, ये है किशनगंज के कनकई नदी पर बना पुल। सिर्फ 70 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 12 मीटर, जो 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बना था। लेकिन बेचारा ये पुल तो 13 साल में धंस गया और नौबत आ गया है नदी में समाधि लेने का। अब बेचारा पुल का इसमें क्या गलती है? जितना अच्छा मटेरियल से पुल बनेगा उतना ही ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन अब सारा दोष पुल को भी तो नहीं दे सकते ना। थोड़ा बहुत गलती पुल बनाने वाले ठेकेदार साहब का भी है। काहे कि ठेकेदार साहब को पता नहीं होगा कि पुल बनाने में कौन सा मटेरियल और कितना इस्तेमाल करते हैं। सरकार तो जनता की सुविधा के लिए भर भर के पैसा। बेचारा ठेकेदार और इंजीनियर बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कि ई में जरूर कोनो गड़बड़ घोटाला है। अभी तो ये पुल 18 साल का भी नहीं हुआ था, बेचारा इतना जल्दी जल समाधि ले लिया। क्या किया जाए? जनता को थोड़े ना पता है कि पुल कैसे बनता है। बनाए तो पता चले कि कितना मेहनत से पुल के लिए सरकार जोन पैसा देती है उसमें अपने लिए बचाया जाता है। भाई पैसा कैसे बचाया जाता है और कम पैसा में कैसे पुल बनाया जाता है, ये टेक्निक तो बिहार के पुल बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर साहब से पूछना चाहिए, ताकि वो पैसा से जनता का कोनो दूसरा काम हो सके। अररिया नदी पर बन रहा पुल जब गिरा तो लगा चलो कोई बात नहीं, एक आध हादसा हो जाता है, इसका मतलब ही थोड़े है कि सब पुल गिरिए जाएगा। अभी कुछ दिन तो हुआ है, सिवान और मोतिहारी में भी पुल गिर गया था, उसके बाद किशनगंज में भी पुल गिर गया। खैर छोड़िए, ये कोनो पहला बार थोड़ी ना है जो बिहार में पुल गिरा है। यहाँ तो बार बार ये सब होते रहता है। अब कभी कभी गिरे तो सीरियसली भी ले लें, बार बार गिरेगा तो थोड़ी सीरियसली लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे काहे बोल रहे हैं, तो ना भैया, पहले भी बहुते बार पुल गिरा है। अगर पूरा हिसाब किताब रखना है तो लिख लीजिए। 12 जून 2024 अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल गिरा। सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा पुल गिर गया। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। 19 फरवरी 2023 पटना में निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। 16 जनवरी 2023 कमला बलान नदी पर लोहे का पुल गिर गया। 18 नवंबर 2022 नालंदा में निर्माणाधीन सड़क पुल गिरा। 9 जून 2022 सहरसा में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। मतलब कौनो साल ऐसा नहीं जाता कि बिहार में पुल ना गिरे। क्या किया जाए, ऐसे ही चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पुल और पुलिया बनाने के लिए पैसा तो देते हैं, लेकिन पैसा बचाने का टेक्निक बिहार के ठेकेदार और इंजीनियर में ऐसा है कि उस चक्कर में पुल ही कमजोर हो जाता है। इसके चलते पैसा बचाने का ये टेक्निक सबको पता चल जाता है और गलती पुल का भी है। अरे भाई, सारा ही गलती इंजीनियर और ठेकेदार का थोड़े ही है। पुल को भी समझना चाहिए, इतना जल्दी गिरने की क्या जरूरत है। चाहे कुछ साल बाद गिरते, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के पुल में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले गिरेगा और कौन बाद में। आई चक्कर में जनता परेशान। ठेकेदार और इंजीनियर के लिए बहार है, यह तो बिहार है। यह तो बिहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बार बार पुल गिरने और कार्रवाई के होने के बाद भी निर्माण करने वाली कंपनियों के अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए खराब मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी होती है, साथ ही जनता की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। आप जरा अनुमान लगाइए, जो पुल उद्घाटन से पहले गिर जा रहे हैं वो उद्घाटन होने के बाद अगर गिर जाते तब कितना बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने हादसे के बाद भी ये अधिकारी ना तो लापरवाही करने की कोताही करते हैं और ना ही जान से खिलवाड़ करने से पीछे हटते हैं। हादसे के बाद भी क्यों नहीं लेते सबक? ऐसे अधिकारियों का क्या है इलाज? कैसे लगेगा हादसे पर रोक? पिछले 3 साल में दर्जनों पुल या तो बनने के दौरान गिर गए या फिर बनने के कुछ दिनों के बाद ही धराशायी हो गए। हादसे के बाद पुल बनाने का काम कर रही कंपनी, अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार सब पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं। यही वजह है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों और इंजीनियरों पर हर बार सख्त कार्रवाई होती है। सरकार के एक्शन के बाद उम्मीद जगती है कि अगली बार शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे, लेकिन तभी कहीं न कहीं से एक बार फिर किसी न किसी जिले से पुल के गिरने की खबर आ जाती है। सरकार पुल बनाने के लिए टेंडर भी निकालती है और फंड भी जारी करती है ताकि अच्छे से अच्छा पुल बन सके। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बिहार में बनने वाले पुल, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े, निर्माण के दौरान ही धराशायी हो जाते हैं? ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुल के गिरने का जिम्मेदार कौन है? क्या खराब मटेरियल की वजह से पुल गिर रहे हैं? हादसे से आखिर अधिकारी सबक क्यों नहीं लेते? क्या इंजीनियर अच्छे पुल बनाने के लायक नहीं है? क्यों बार बार एक ही गलती दोहराई जाती है? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन ठेकेदारों को पुल बनाने का जिम्मा दिया जाता है, या तो वो पुल बनाने में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इंजीनियर पुल बनवाते हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें पुल बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। पुल गिरने के बाद अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए जो तर्क देते हैं वो भी आपको हैरान कर सकते हैं, और इसका उदाहरण अररिया में पुल के गिरने का जो कारण बताया गया उससे भी आप समझ सकते हैं। मतलब पुल गिरने के बाद उसे बनाने वालों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंजीनियर को यह नहीं पता था कि नदी में पानी का बहाव तेज होगा? उसके लिए नदी में मजबूत नींव क्यों नहीं दी गई? क्या इंजीनियर को नदी में पुल बनाने का अनुभव नहीं था? सारे मानकों को ध्यान में रखकर निर्माण क्यों नहीं करवाया जाता है? किसी भी नदी में निर्माण से पहले उस नदी के मिजाज को पहले जाना जाता है कि अभी उसमें पानी का बहाव कितना है, या फिर बारिश के दिनों में जब नदी में पानी का स्तर बढ़ेगा और बहाव तेज होगा तो पुल पर उसका क्या असर पड़ेगा, और निर्माण में किस क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि तेज से तेज बहाव को भी पुल सह सके। अगर इन मानकों का पता लगाकर पुल बनाने का काम शुरू किया जाता तो इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता था, जिससे जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी ना होती, न ही पुल बनने की उम्मीद में बैठी जनता का सपना ही टूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
NSIT